अयोध्या केस में संवैधानिक बेंच के मुखिया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामले में दलीलों के लिए भी डेडलाइन तय कर दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 18 अक्टूबर तक दलीलें पूरी करने की डेडलाइन तय की है। सीजेआई ने साफ कहा है कि अब मध्यस्थता की कोशिशों के लिए मामले की सुनवाई को रोका नहीं जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के साथ ही समानांतर रूप से मध्यस्थता की कोशिशें जारी रखी जा सकती हैं। इसके साथ ही मामले की सुनवाई कर रही संवैधानिक बेंच के मुखिया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामले की दलीलों के लिए भी डेडलाइन तय की है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 18 अक्टूबर तक दलीलें पूरी करने की डेडलाइन तय की है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि नवंबर महीने में कभी भी देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के लिहाज से संवेदनशील इस मामले पर फैसला आ सकता है। जो ऐतिहासिक निर्णय किया है अदालत ने कि 18 अक्टूबर तक हम सारी सुनवाई पूरी कर देंगे, ये अपने आप में ऐतिहासिक मामला है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में उनके रिटायरमेंट से पहले फैसला आने की संभावना है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हर दिन सुनवाई का 1 घंटा बढ़ाने और यदि जरूरत हो तो शनिवार को भी सुनवाई किए जाने का सुझाव दिया है। रंजन गोगोई द्वारा राम मंदिर मामले में डेडलाइन तय किए जाने के बाद भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हुसैन ने कहा कि दिवाली से पहले ही हमको दिवाली मनाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द अयोध्या मामले में फैसला आए और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। और पूरे देश की अपेक्षा अब सुप्रीम कोर्ट से है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह अभी तक इस पर सुनवाई की है डे टू डे, बहुत उम्मीदें हैं देश की और हम सोचते हैं दिवाली से पहले दिवाली हो जाए। पिछले 33 साल से राम मंदिर का मुद्दा विश्व हिंदू परिषद और निर्मोही अखाड़े के बीच घूमता रहा है। भाजपा, शिवसेना जैसे राजनीतिक दलों का भी ये प्रमुख एजेंडा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बाद इस मुद्दे पर अब जाकर फैसले की संभावना प्रबल हुई है। ऐसे में फैसला अगर राम मंदिर के पक्ष में आता है तो देश में नई सियासत पैर पसारती नजर आएगी। और इसमें मुल्क में गलत मैसेज जा रहा है। मगर एक बात साफ हो गई कि बीजेपी संघ परिवार पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रही है। में स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून देखा आपने। हम बात कर रहे हैं राम मंदिर के मुद्दे की। राम मंदिर का मुद्दा वर्षों से चला आ रहा है। आखिर वहां जगह किसी की? क्या मंदिर ट्रस्ट की है या फिर वहां जो दूसरा पक्ष है लंबे समय से बाबरी मस्जिद के लिए कह रहे हैं कि यह जमीन बाबरी मस्जिद की है? आखिर है किसकी? पूरा हिंदुस्तानी दुनिया भी जानना चाहती है। मुझे लगता है कि वो वक्त आ चुका है कि अब कोर्ट इसका डिस्पोजल करना चाहता है। मैं कोर्ट की इस स्थिति पर बिल्कुल सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं कि पहले कभी इच्छा नहीं रही कोर्ट की, बिल्कुल रही है, लेकिन कोर्ट का एक फास्ट ट्रैक कहें इसे में, तो इसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगी कि एक टाइम लाइन पे लेकर के एक टाइम पीरियड तय करना कि 18 अक्टूबर तक इसकी हियरिंग्स पूरी हो जानी चाहिए। इसकी संभावना है क्योंकि संविधान पीठ इसकी पूरी तरह से हियरिंग कर रहा है और मध्यस्थता के लिए भी कहा है कोर्ट ने कि अगर वो पैरेलल अगर अपना काम करके कोर्ट में अगर इस तरह की स्थितियां सौंपते हैं तो वेल एंड गुड, कोई बढ़िया, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और नवंबर में फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि रंजन गोगोई जो सीजेआई हैं वो 17 नवंबर को रिटायरमेंट हो रहा है उनका। उनकी इच्छा है कि एक ये राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बड़ा ही संवेदनशील जो मुद्दा है इसका निपटारा उनके कार्यकाल में हो तो बहुत अच्छी बात होगी। चले, मेरे साथ इस वक्त भाजपा से विकास सोमानी जी बैठे हुए हैं, अधिवक्ता रोहित हमारे साथ में बैठे हुए हैं, भंवर सिंह जी सीपीएम नेता हमारे साथ बैठे हैं। सभी का स्वागत है। मैं रोहित जी आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले और जानना चाहता हूं कि यह मुद्दा एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के लिए। रंजन गोगोई साहब ने कहा है कि अब 4 से 5 सप्ताह में इसकी हियरिंग कंप्लीट होने की संभावना है, तो इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि
ये जो मुद्दा है राम मंदिर का, ये मुद्दा देखिए कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं इसका। आज यूपी स्टेट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट के बेस पे वहां कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाया, क्योंकि किसी का भी डॉक्यूमेंट नहीं है। वो जो जमीन है वो ये नहीं प्रूव कर सकती कि वो जमीन किसकी है। तो वहां से जब ये डिस्पोजल नहीं हुआ तो फिर ये आज हमारी प्रधान पीठ जो है सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर ये चीज आई है। वहां डेली सुनवाई हो रही है और उसमें कोई शक नहीं है कि जो उसका डिसीजन आएगा वो हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। और डिसीजन आएगा चाहे वो नवंबर में आए चाहे अक्टूबर में है। लेकिन हाँ, अगर अपन इंसानियत के तौर पे सोचे तो अपन को जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसको अपन को उसका स्वागत करना चाहिए। और देखिए, इंसानियत के नाते ना मस्जिद ना बात करें ना मंदिर की बात करें, लेकिन हाँ ये बात है कि डॉक्यूमेंट नहीं होने के बाद भी आज सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या डिसीजन देता है वो हमारे लिए स्वागत होना चाहिए। और उसमें टाइम पीरियड ये है कि आज आप देख रहे हैं डेली सुनवाई हो रही है, वहां उस पर बहस हो रही है। वो अपने कोई कागज लेके आ रहे हैं, उधर से रेस्पोंडेंट साइड बोल रहे हैं साहब ये हमारा है। ये आपस में एक दूसरे की लड़ाई नहीं करके एक इंसानियत के तौर पे जो भी इसमें डिसीजन आया कि ये जमीन आज उसकी है या मस्जिद की है या मंदिर की है, उसकी बात नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी इसमें डिसीजन दे वो स्वागत होना चाहिए। जी भंवर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। एक टिप्पणी शहनवाज हुसैन ने की है कि यह दिवाली राम मंदिर के नाम होगी। देखो, शहनवाज हुसैन जो है ना वो बीजेपी के एक एजेंट है। मैं आपको बता दूं, वो जो भी बात इस तरह की बोलते हैं वो देश के माहौल को खराब करने की बोलते हैं। मैं शहनवाज हुसैन जो बात बोल रहे हैं उसको मैं नहीं समझता। जैसा अभी आपने बताया, अधिवक्ता है, कानून में 1.8 एकड़ जमीन का विवाद है। पूरी अयोध्या की जमीन का विवाद नहीं है। एक छोटा सा टुकड़ा है जो विवादित है। वहां पे आप एडवोकेट हैं, अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ते हैं। वो 1.8 एकड़ जमीन जो है उसका स्वामित्व तय करना है केवल। यहाँ ये नहीं तय होगा कि यह मस्जिद है कि मंदिर है कि क्या जगह का स्वामित्व वो जगह के स्वामित्व को लेकर के झगड़ा है, जिसको देश ने बहुत बुरा भुगता भी है, बहुत दंगे भी इसके बदले में भुगते हैं। राम सबके आदर्श चरित्र हैं, देश के अंदर मानते हैं लोग उनको। अयोध्या के राजकुमार के रूप में पैदा हुए, अयोध्या में पूजा जाता है। देश में राम राम से लोग शुरुआत करते हैं अपने दिन की सुबह की। वो एक अच्छी चीज है, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। लेकिन जो राजनीतिक रूप से इसको इतना विवादित किया गया ना, उससे तो मेरे ख्याल अगर राम खुद भी अगर होते ना धरती पे तो वही कह देते ये मेरे नाम को बदनाम करने का काम है, जो नहीं करो। क्योंकि बहुत मंदिर ऐसे हैं जहां पर हालात बहुत है। राम मंदिर आप जयपुर में भी देखेंगे, एक समय बहुत लोग जाते थे, जो पोदार सेठ ने बनाया हुआ है आपने पोदार फैक्ट्री के पास में। आज कोई जाता ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं। अब तो लोगों को उसी से फुर्सत नहीं है। तो ये जो राजनीतिक मुद्दा एक जमीन का है, अभी जैसा आपने बताया कि उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अभी नहीं मिल पा रहा, नहीं तो हाईकोर्ट ही तय कर देती, क्या दो राय थी। सेशन कोर्ट भी तय कर देगा। आज मेरे पास जमीन के टुकड़े का अगर है और कोई विवाद दो व्यक्तियों में हो रहा है तो सेशन कोर्ट भी तय करेगा, फिर हाई कोर्ट भी तय कर देगा अगर विवाद और बढ़ता है तो। और सुप्रीम कोर्ट लगातार पक्षों को बोल रहा है, जैसे मैं लगातार अध्ययन कर रहा हूं, कि वो कह रहा है कि भाई इसका लेके तो आओ, कोई प्रूफ तो भाई हम मालिक हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, नहीं साहब आप किताब में देख लो, धर्म में देख लो, वो रामायण में देख लो, या तुलसीदास जी ने लिखा वहां देख लो। ये चीजें आ रही है सामने। एक्चुअल क्या पोजीशन किसका होगा जिसकी जमीन पे मालिकाना हक होगा। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जो है बड़ा टिपिकल होगा कि 1.8 एकड़ जमीन को वो क्या करे। मेरे हिसाब से तो अगर कोई मालिकाना हक नहीं मिलता तो उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे, बाकी इससे में राम मंदिर बनाए, कोई दिक्कत ही कहां है, किसको आपत्ति है। 1.8 एकड़ जमीन छोड़ दो, बाकी जमीन बहुत बड़ी है, सैकड़ों एकड़ पड़ी हुई है, बना लो राम मंदिर। कौन को आपत्ति है देश के अंदर, किसी को आपत्ति नहीं भाई राम मंदिर बनाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा नहीं राम मंदिर बात तो अब तो मथुरा और काशी आ जाओ। तो ये देश के माहौल को और भाईचारे को हमेशा बिगाड़ने के लिए लोग लगे ना, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये चीज अच्छी नहीं है। आप अपने देवी देवताओं के नाम को भी राजनीति में घसीट कर अपना उल्लू सीधा करो। मैं आ रहा हूं, मैं आपको बताऊं कि इस मामले में अडवाणी जी की बेटे की बहू ने किताब लिखी है, जिसमें लिखा कि जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली तो बहुत मूर्तियां सोने की उनको दी गई थी राम की। लेकिन क्या किया उन्होंने, वो रख ही नहीं सकते थे, गला दी सारी मूर्तियां और सोने में कन्वर्ट करके आलमा में रखा हुआ उसको। तो अब आप सोचो क्या है भक्ति। उन तमाम मूर्तियों को जिनको राम की समझ के लोगों ने भेंट किया, सोने की थी, और वो मूर्तियां कहां रखे, उन्होंने उनको सबको सोने में कन्वर्ट करके सिल्ली में रख के रखा हुआ है। ये तो उनकी बेटे की बहू ने लिखा है किताब में अपनी, के उन्होंने मेरे ससुर साहब ने सारे राम जी को गला के और आराम से तिजोरी में सुरक्षित रखा हुआ है। तो ये लोगों की भावनाओं से खेलना ये ठीक नहीं है।
लोग हर धर्म के इस देश में, सेकुलर कंट्री है, मैं राम को मानता हूं, मैं भी वंशज हूं, वही जिस वंश से राम थे, सूर्यवंश, मैं उसी वंश से हूं, लेकिन मैं राजनीति नहीं। ये भी बड़ी बहस का विषय रहा राजस्थान में, वंश नाम वाला भी। चलिए मैं एक बार रुक करूंगा विकास सोमानी जी का। विकास जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, एक पॉलिटिकल बयान आया है, ये जो स्टेटमेंट सीजीआई का, उसके बाद में शहनवाज हुसैन का, और भंवर सिंह जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बयान इस तरह से नहीं देना चाहिए क्योंकि बड़े नाजुक दौर में ये मामला है और बड़ा ही नाजुक भी है, इससे किसी की भावनाओं को आहत किया जा सकता है ऐसे बयान से, या उद्वेलित किया जा सकता है, यह उचित नहीं है। योगेंद्र जी, मुस्लिम पक्षकार के जो है एडवोकेट, उन्होंने अपनी बात को कहते हुए कहा कि राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज है, अहले नजर देखते हैं इमाम हिंद। जब उन्होंने इस बात को कहा है कि राम का वजूद जो है वो राम का वजूद पूरे देश के लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वही बात जो भंवर सिंह जी ने एक बात कही कि शाहनवाज हुसैन साहब ने जो बात कही है, उसकी बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि वो भाजपा के एजेंट नहीं, भाजपा के नेता हैं। पहले बात तो अपनी इस बात को एजेंट सब कहना उचित नहीं होगा। और पोलिंग के एजेंट हो सकते हैं, बस ये बात पोलिंग के एजेंट हो सकते हैं, पार्टी का कोई एजेंट नहीं, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए, और मंत्री भी रहे हैं पूर्व में। मैं और वर्तमान में पार्टी में बहुत जिम्मेदारी पूर्ण पद पे है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा भंवर सिंह जी की, रही बात जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 2010 का, उसके पहले 2003 और 2004 में जब पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया था तो 10वीं शताब्दी की उसमें मूर्तियां और कई शिव के चित्र इस प्रकार की जमीन में पाए गए थे। जब इस तरह की जो चीजें पाई गई तो उससे प्रथम दृष्टिया ये एहसास हुआ कि यहाँ पर इस तरह का जो है राम मंदिर से संबंधित जुड़े हुए अवशेष हैं। जब इस प्रकार की बात सामने आई, उसी को एक माध्यम बनाते हुए जब वो 2.77 एकड़ जमीन थी, उसमें से 1.8 का जो मामला है जो रामलला की भूमि है, इसके संदर्भ में जब 69 साल पहले 69 इयर्स पहले से मुकदमा फैजाबाद कोर्ट से चलता हुआ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद इसमें 14 याचिकाएं लगी। तब भी उस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के संबंध में भी शिया द्वारा एक याचिका लगाई गई थी, उसमें स्पष्ट किया गया कि यह सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन, और तीसरा जो रामलला का मंदिर की जगह, 3 हिस्सों में इस विभक्ति। ये एक ऐसा फैसला था जिसको समुचित भारत को इंतजार था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब फैसला हुआ, उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में लगातार हियरिंग की स्थिति आई। और जो बात कहना चाहते हैं कि एक ऐसा वातावरण बनाने वाला कि धर्म और भावनाओं के आधार पे, यह बात भंवर सिंह जी बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब माननीय प्रधानमंत्री ने जब से पद ग्रहण किया और दोबारा कार्यकाल में, तो एक लक्ष्य रहा कि जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से संबंधित रहा हो, चाहे 3 तलाक से संबंधित रहा हो, ये वो मुद्दे नहीं है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद आए। ये मुद्दे पहले से चले आ रहे थे, जब कांग्रेस सरकार के समय से चले आ रहे थे, और जब से ये विवादास्पद थे। ऐसा मुद्दा नहीं कि जो 4 साल प्रकट हुआ और उसका निस्तारण की कोई ऐसी घोषणा की जा रही हो। समुचित मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में उसके चल रहे हैं, पर दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है काम करने की, उसको एक तरह से एक एजेंसी जो काम करती है गवर्नमेंट की, वो अपने पक्ष को रखने के लिए अपने एडवोकेट, जो हिंदू महासभा का जो एडवोकेट है, मुस्लिम पक्षकार है, उनकी एक मध्यस्थता पैनल बनाया गया था जिसमें श्री रविशंकर जी महाराज 8 मार्च को 2 लाइन कहना चाहूंगा, रविशंकर जी और कफीफुल्ला उसमें मेंबर भी बने हुए थे। जब इन सबकी एक रिपोर्ट आई तब भी सीजे साहब ने यह कहा कि इसमें जो भी मध्यस्थता पैनल है वो अपने पक्ष को कहें। ये निर्णय भंवर सिंह जी सबको समुचित राय लेके, और सुप्रीम कोर्ट अपने डायरेक्शन में इसका निर्णय कर रहा है। ये कोई किसी भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा जरूर है, पर निर्णय न्यायिक रूप से होगा इस बात। बिल्कुल। और हमें अदालत के उस फैसले का इंतजार के साथ साथ हमें उस पर रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि रंजन गोगोई जिस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें कि डिस्पोजल होना चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक और राजनीतिक दोनों पहलू जुड़े हुए हैं। मैं तो कहूंगा सामाजिक ज्यादा है, राजनीतिक कुछ लोगों की इच्छा शक्ति से जुड़ा हो सकता है, लेकिन सामाजिक और भावनाओं से जुड़ा हुआ इश्यू जरूर है ये, और बड़ा इश्यू है। अदरवाइज होगा ये कि अंतहीन होगा ये मुद्दा। फिर इसका निपटारा कैसे होगा? आज कोई कहेगा कि नहीं साहब ये जगह बिल्कुल पहले से मस्जिद थी, फिर कोई कहेगा कि ये तो पक माना जाना चाहिए कि भगवान राम जन्मे हुए थे, जन्म हुआ तो उनका कहां रामलला की मूर्ति थी। ये एक, जैसे मैं कह रहा हूं कि अंतहीन एक मुद्दा होगा। मैं रोहित जी के पास एक बार फिर जाना चाहूंगा। रोहित जी, क्या वास्तव में राजनीतिक दलों को भी यह समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जब इसका डिस्पोजल होना चाहिए? अदरवाइज ये अंतहीन मुद्दा होगा। आज एक पक्ष अपनी बात रखेगा, कल दूसरा पक्ष रखेगा, क्योंकि फैक्ट्स किसी के पास में ऐसे हैं नहीं। फैक्ट्स ये है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि बाबर एक आक्रांता था
उन्होंने हिंदुस्तान पर आक्रमण करके यहाँ पे जो भी हिंदू रिलीजियस जो टेम्पल्स थे उनको अस्त व्यस्त किया और उन पे आक्रमण करके और अपनी वो बनाता चला गया। एक इस तरह का इतिहास कहता है। ये भी इतिहास कैसे लिखा गया, कहां लिखा गया, ये भी एक अलग बहस का विषय है। ऐसा तो मुझे लगता है कि आज ऑथेंटिक, क्योंकि अदालत हमारी डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलती है, आपके एविडेंस से चलता है। ऐसा एविडेंस तो सॉलिड किसी के पास में भी नहीं है। तो अब लगता है कि राजनीति के बजाय अब इस मुद्दे पर यह फोकस किया जाना चाहिए कि हाँ वास्तव में फास्ट ट्रैक पे चल रहा है तो हो जाना चाहिए। जी योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं, हमारे माननीय भंवर सिंह जी बैठे हैं सीपीएम पार्टी से, विकास जी बीजेपी पार्टी से बैठे हैं। देखिए ये सब जो इन्होंने बातें कही है, ये पार्टी की कोई बातें नहीं है कि उसने ये कह दिया, शाहनवाज जी ने ये कह दिया, ये कहेंगे साहब उस कांग्रेस लीडर ने ये कह दिया। आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो देखिए। आप इंपॉर्टेंट ये है कि एक सब सारी राजनीतिक चीजें हटा के सामाजिक तौर पे इस चीज को लीजिए कि जो इश्यू इतने टाइम से आज इसका कोई हल नहीं निकल रहा था, दंगे हो रहे थे, जो है झगड़े फसाद हो रहे थे, सब चीज हो रही थी, आज उसके बेस पे जो याचिकाएं लगी कोर्ट की, उससे आज एक अंतिम फैसले पे आ चुकी हैं। वो आज सुप्रीम कोर्ट हमारा माननीय सबसे प्रधान न्यायपीठ होती है कि जहां से हर आदमी को ये रहता है कि अब जो डिसीजन आएगा वो बिल्कुल सही डिसीजन आएगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उसका सम्मान करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए अपन को। और मुझे ये लग रहा है, जिससे आपसे रंजन गोगोई जी का आपको पता है, शायद पता होगा आपको कि अभी नवंबर में ही उनका रिटायरमेंट, 17 नवंबर को उनका रिटायरमेंट है। और वो डेली ही इस बेसिस पे हर दूसरे दिन इसकी सुनवाई हो रही है। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मानवता के तौर पे, इंसानियत के तौर पे जो भी अच्छा डिसीजन आया उनका, वो हमें स्वागत करना चाहिए, ना कि इसको राजनीतिक स्टैंड बना दें कि बीजेपी वाले क्या साहब हमारे तो वहां ये हो रहा है, और ये क्या साहब कांग्रेस ने ये बोल दिया, सीपीएम ये बोले, आप पार्टी ये बोले। क्या ये लगा रखा है? आप जिस केस पे बात करें उसका डॉक्यूमेंट ही नहीं है, उसके पुराने इतिहास चला आ रहा है। किसने देखा वो इतिहास? आपके पास है कोई डॉक्यूमेंट? आप बताइए मुझे। आज किसी के पास एविडेंस है? एविडेंस ऑफ प्रूफ पे आप प्रूफ पे अदालत किस बेस पे प्रूव करेगी? आज इतना टाइम क्यों लग रहा है उस चीज को? इसीलिए समय लगा है। क्या आप कह रहे हैं साहब, वो कह रहा नहीं साहब वो तो मस्जिद बननी चाहिए, वो कह रहे हैं साहब वो राम मंदिर बनना चाहिए। अजी साहब बनना तो क्या चाहिए वो आपके सामने, आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, उसको सम्मान करके हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसको अभी भी आप एक इश्यू बना रहे हैं कि साहब उसमें ये अफसेज मिले थे, वहां पहले ये हुआ था, ये हुआ था। उस सबको भूल के एक इंसानियत और मानवता के तौर पे, जिस चीज का कोई टाइटल ही नहीं है, जिस चीज का कोई वजूद ही नहीं है, कि आज आप क्या बता सकते हैं उस जमीन में? वो कह रहे 1.8, मैं तो कह रहा हूं पूरा का विवाद है। किसका? आपने कहा 1.8 हेक्टेयर का विवाद है, पूरा विवाद है। अगर विवाद नहीं होता तो बन जाती ना इतनी जगह, वो जगह खाली छोड़ देते। नहीं, बनाना नहीं चाहते होते, यहाँ पर है उनका कहना है कि राम मंदिर की जो राम कह रहे हैं, लेकिन वो चीज प्रूफ तो होनी चाहिए ना। वो प्रूफ नहीं कर आप प्रूफ कैसे करेंगे? जब उस चीज बना सकते हैं तो वो चीज जब आपकी आ रही है तो अब आपको बस बड़ा दिल दिखा करके बनाना चाहते बना ही सकते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए और जो उनका डिसीजन है उसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि इसमें पॉलिटिकल और राजनीतिक पार्टी बिल्कुल नहीं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि रोहित जी नहीं अंतहीन इस वजह से कह रहा हूं, देखिए अभी तो निर्मोही अखाड़ा पार्टी बना हुआ है उसके अंदर। कल को मैंने और रोहित जी ने कह दिया कि चलिए आप मेरे लॉयर, और मैं भी राम भक्त हूं कि नहीं साहब मेरे को पसंद नहीं है, मैं दायर करूंगा, चलिए मेरे फैक्ट्स ये हैं, तो ये कोई अंत होगा नहीं इसका। और मुझे लगता है कि सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक तौर पे इसका निस्तारण होना चाहिए। अदरवाइज हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, बड़प्पन की बातें कर रहे हैं, और ये मुद्दा कभी निपटारा होगा नहीं। जी आप कुछ कह रहे हैं योगेंद्र जी? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो रोहित जी ने अपनी बात कही, 2003 और 2004 में पुरातत्व विभाग की जो रिपोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई है। जो तथ्य है ना, वो जो तथ्य पुरातत्व विभाग ने जो किए, उसकी टीम ने वहां पे पेश किया, उसके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो जो हाई कोर्ट भी अगर कोई निर्णय देती है ना, उसके पीछे कुछ तो फैक्ट्स होते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर 2010 का वो आज तक स्टैंड कर रहा है। उस आदेश पे, जिस आदेश पे उसने तीनों जो भूमि है उनको तीनों को विभक्त किया 3 हिस्सों में, तो वो इससे चल रहे हैं, उसी पे सुप्रीम कोर्ट गवर्निंग कर रहे हैं, उसी पे अपनी बात को रखते जा रहे हैं। वो अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, अब मुस्लिम पक्षकार अपनी बात कह रहे हैं। अब आप देखिए इस बात को कि लगातार जो सुनवाई हो रही है उसमें मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट भी आ गई सभी। अब मुझे एक बात का मैं कहना चाहूंगा कि न्यायालय कभी भी भावनाओं पे आदेश नहीं, रिपोर्ट पेश कर रहा है, रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है कि आप सीबीआई ने कहा है, उसमें यह कहा है कि अब जो सुनवाई है वो 27 सितंबर तक मुस्लिम पक्षकार पूरी कर लें, तो ताकि उसके बाद जो है
17 नवंबर को जो रिटायरमेंट है सीजीआई का, उसके पहले, क्योंकि इसमें 4 सप्ताह का लगभग समय लगेगा जिसमें आदेश लिखने के लिए, तो ये चाहते हैं कि 18 अक्टूबर तक इसकी सुनवाई सभी पक्ष पूरी तरह से कर ले, अपनी दलीलें पूरी तरह से रख दे, ताकि इसका निर्णय अब किया जा सके। काफी लंबे समय से पेंडिंग था। पूर्व में जब 1-2 बार था तो चुनाव का जो केंद्र का चुनाव थे, चुनाव के समय कहा गया कि साहब इसका निर्णय के लिए कुछ एफिडेविट भी लगे उसको कि अभी इसका निर्णय करना, तो कुछ समय इसकी देरी हुई। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात को एक लिमिटेशंस में कहा है कि अब इसकी दलीलें काफी आ चुकी, कई इसमें अपने पक्षकार अपनी बात कह चुके, इसको एक निर्णय तक पहुंचना अति आवश्यक है। तो उस दृष्टि में हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ ना कुछ न्यायिक फैक्ट्स या कुछ ना कुछ उस ऑर्डर पे जो भी अपने लिखा है, जो अब तक की दलील और जब तक की बहस हुई है, उस बहस के देखने के बाद जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगी उसमें जरूर कुछ ना कुछ फैक्ट्स अवश्य होंगे। ऐसा नहीं है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर किया तो वही फैक्ट्स के आधार पर किया है, और जो पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट है वो एक गवर्नमेंट एजेंसी है पुरातत्व विभाग, उसने अपनी बात को प्रस्तुत किया है, तभी आज वहां रामलला विराजमान है। यह अलग बात है कि वह भवन निर्माण नहीं बन सका और उसी आधार पर इनको विभक्त किया है। तो उस निर्णय को मानते हुए हम सोचते हैं कि आम जनता भी सोचती है, क्योंकि न्यायिक जब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय किया जाएगा वो सर्वसम्मति से मान्य है। इस बात को संवैधानिक शक्तियां हम सब समझते हैं, आम जनता समझती है इस बात को। इसमें जो समय दिया गया इसके लिए तहे दिल से आम जनता को भी इस बात का है कि वो निर्णय हो, क्योंकि जगह तो डिवाइडेशन तो हो चुका है, पर उसका सुप्रीम कोर्ट से एक अंतिम निर्णय हो तो इससे आम जन को इस बात का महसूस हो। इसमें किसी प्रकार का जातिवाद नहीं, इसमें हर आदमी अपना पक्ष रख रहा है और खुले रूप से अपना पक्ष रख रहे हैं, उसके आधार पर निर्णय होगा। जी भंवर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार और जानना चाहता हूं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पूरा मुल्क यही चाहता है, क्योंकि देखिए राजनीतिक खामियाजा हमारे यहाँ पे ये कहूं कि जनहानि के रूप में भी लोगों ने उठाया है, और किसी की भावनाओं का आहत कई लोग ऐसे हैं जिनकी भावनाओं को आहत हुआ, और ये अब वापस से हम ये हिंदुस्तान इस रिपीटेशन को देखना नहीं चाहता। तो जैसे हम भी लगातार कह रहे हैं कि अदालत का जो भी फैसला है उसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, और किसी भी तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी हो, चाहे इसके नफा नुकसान, उसको नहीं इंगित करना चाहिए, ना उसको देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ये नॉट ओनली ये जुडिशियल जस्टिस है, ये सोशल जस्टिस भी एक तरह से मानिए आप। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय जब कोई भी चीज का निर्णय करेगी तो स्वीकार्य करना ही होगा लोगों को, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। आप उसके विरोध में अगर जाते हैं तो देश की पूरी व्यवस्था को, देश के संविधान को तोड़ रहे हैं फिर तो, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय वो न्यायालय है जहां अंतिम फैसले होते हैं, जिसकी कहीं अपील नहीं है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में बरसों से चला आ रहा विवाद, 70 साल के करीबन का विवाद हो गया, उसका अगर वो निपटारा करता है आज तो देश का भाईचारा इससे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे शंका क्या हो रही है कि अभी ये निपटारा हो नहीं रहा है, इसका निर्णय भी आया नहीं। उसके पहले राग अलाप दिया है मथुरा और काशी का कि वो भी मुस्लिमों को छोड़नी होगी। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। देश में एक विवाद को खत्म करने की बात हो रही है और बीजेपी के राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी 2 दिन पहले बयान देके आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। हमारा शुरू से कहना है न्यायिक दृष्टि से निर्णय होने चाहिए, हमारा बिल्कुल न्याय में विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय करेगी, चाहे वो हिंदुओं के पक्ष में करे, चाहे किसी और के पक्ष में करे, बिल्कुल स्वागत। मेरा मानना है कि पूरे देश का ही न्यायिक प्रणाली में अटूट विश्वास है और निश्चित रूप से हर व्यक्ति इसका रेस्पेक्ट भी करेगा। चले धर्मवीर जी चंदेल भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद रुक करेंगे इससे जुड़े और मुद्दों का। धर्मवीर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम राम मंदिर से जुड़े मुद्दे की। राम मंदिर के मुद्दे में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इसकी डे बाय डे हियरिंग कर रही है और इसकी अध्यक्षता सीजीआई मिस्टर गोगोई कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब लास्ट चरण में इसकी हियरिंग है और हमें 18 अक्टूबर तक इसकी हियरिंग कंप्लीट करनी चाहिए और नवंबर में इसका फैसला आने की उम्मीद है। ये इस वजह से कहा है कि 17 नवंबर को माननीय सीजीआई रिटायरमेंट हो रहा है उनका, और वो चाहते हैं कि जब इतने लंबे समय से उनका एक एक्सपीरियंस भी है तो ये डिस्पोजल होना चाहिए इसका। चलिए, हमारे साथ धर्मवीर जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। धर्मवीर जी, गोगोई साहब के स्टेटमेंट में वैसे तो हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा एक राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य से जुड़ा हुआ है, इस नाते मैं जानना चाहूंगा कि अब वो वक्त आ गया है कि एक दिशा पकड़ ली है कि फैसले की घड़ी आ सकती है। देखिए, मेरा मानना है कि इस फैसले को लेकर देश की जनता टकटकी लगी निगाहों से देख रही है,
क्योंकि एक ऐसा फैसला होगा जिससे आम जनता का कानून के प्रति, संविधान के प्रति विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि आज भी लोग कुछ भी कहें, लेकिन लोग ये मानते हैं कि दो भाइयों में झगड़ा हो गया, दो पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, तो कहते हैं कि कोर्ट में मिलेंगे। अर्थात न्यायपालिका भी इस फैसले को लेकर कसौटी पर है, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि न्याय बिकता है या न्याय नहीं होकर फैसले होते हैं। एक दौर था इस देश में जब जुडिशियल न्याय होता था, आज फैसले होते हैं। जो न्याय होता है वो नीर-सिर विवेक होता है, जबकि फैसला डिसीजन होता है वो किसी के पक्ष में भी हो सकता है, किसी के विपक्ष में भी हो सकता है, जबकि न्याय कुल तटस्थता से होता है और नीर-सिर विवेक होता है। अब लोगों को उम्मीद इस फैसले को लेकर न्याय से है कि न्याय होना चाहिए जिसमें दोनों पक्ष सहमत हो। उनको ये नहीं लगे कि हम आहत हुए और दूसरे को नहीं लगे कि हम जीते हैं, क्योंकि एक ऐसा सवाल है जो आजादी से पहले का सवाल है। जब इस देश में आजादी की बुनियाद रखी गई तब भी ये सवाल मुंह बाए खड़ा था, लेकिन जो राजनीतिक यात्रा इस देश ने की, और मैं आपको इस प्रसंग से जोड़ना चाहूंगा कि इस देश में जब राजीव जी प्रधानमंत्री बने तो शाहबानो एक केस आया। हम जानते हैं कि शाहबानो के बाद ही राम मंदिर आंदोलन सुर्खियों में आया। उसके अतीत के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जब शाहबानो का केस सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानो को एक भत्ता दिया जाना चाहिए, तो न्यायपालिका का फैसला था, वो माना जाना चाहिए था। लेकिन एक समुदाय के दबाव में राजीव जी उसके खिलाफ संविधान में संशोधन लेकर आए और न्यायपालिका का फैसला पलटा, तो उससे वो वर्ग तो खुश हो गया, लेकिन राजीव जी को लगा, या उस समय के जो रणनीतिकार थे उनको ये एहसास हुआ कि जो फैसला किया गया है इससे समाज का एक वर्ग तो खुश हो गया, लेकिन जो हिंदू वर्ग है वो कहीं ना कहीं दुखी है, आहत है। क्योंकि संविधान जो संचालित होता है, कहीं ना कहीं न्यायपालिका की उसमें अग्रणी भूमिका रहती है कि न्यायपालिका के फैसले को बदला गया है। तो उस माइलेज को खत्म करने के लिए राजीव जी ने जो राम मंदिर का एक विवाद चला आ रहा था उसके द्वार खोले, और द्वार खोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, और हम देखते हैं कि उस यात्रा में 6 दिसंबर 1992 की भी घटना हुई और जो मस्जिद थी उसको गिरा दिया गया। उसके बाद ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, अब ये सुप्रीम कोर्ट में है। तो मुझे लगता है कि बहुत अति हो गई है, अब इसमें फैसला आना चाहिए जो नीर-सिर विवेक हो और दोनों पक्षों को लगे कि हमें न्याय मिला है, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वही बात है कि फैसले की घड़ी दिख रही है, उम्मीद की जा सकती है कि फैसला आ सकता है, हियरिंग कंप्लीट हो सकती है। एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि न्याय हो रहा है, दिखना भी चाहिए कि न्याय की सबसे अच्छी बात यह है कि न्याय हुआ, वो एहसास होना चाहिए, वो रियलाइज होना चाहिए कि वास्तव में जस्टिस किया गया है। और एक ऐसा मुद्दा है जिससे दो कौम, जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी संस्कृति है, उस संस्कृति में कहीं ना कहीं दीवार बनने का कहिए, या उसमें कहिए कि जो खाई जो पैदा हुई है उसमें राम मंदिर विवाद या बाबरी मस्जिद विवाद का बहुत बड़ा कारण रहा है। तो ऐसे में जो न्यायपालिका के जो 5 जज हैं, हालांकि अब मैं वो टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जो आम आवाम की अभिलाषा है, जो आम आवाम सोचता है, वो सोचता है कि फैसला आना चाहिए, एक न्याय होना चाहिए, और बरसों पुराने जो ये संकट है ये दूर होना चाहिए। तो यानी कि ये माना जा सकता है कि फैसले की घड़ी की और सबका इंतजार है कि फैसला आ सकता है, कि उम्मीद बन रही है कि सीजेआई रंजन गोगोई अपने कार्यकाल में रिटायरमेंट से पहले शायद हो सकता है कि फैसला दे। हालांकि उन्होंने ये बाध्यता नहीं की है, उसमें उन्होंने एक उम्मीद जताई है कि डे बाय डे हम हियरिंग कर रहे हैं, टाइम भी बढ़ा सकते हैं। एक टाइम पीरियड तय करना चाहिए कि उस दौरान सभी पक्षों की अपनी राय सामने आ जाए, और मध्यस्थता करने वाली जो टीम है अगर वो भी चाहे तो अदालत को अपने फैसले से अवगत करा सकती है। चलिए मैं रोहित जी के पास एक बार फिर जाना चाहूंगा। रोहित जी, ये अदालत से जुड़ा इश्यू है और फैसले की घड़ी होगी, आएगा, उसके बाद क्या होगा ये तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूं कि सबको अदालत के फैसले का रेस्पेक्ट करना चाहिए। वर्षों बाद एक फैसला आएगा, उस फैसले के लिए कम से कम एक उम्मीद तो बनी है कि एक टाइम पीरियड तय है, शायद हो सकता है रंजन गोगोई साहब 17 नवंबर से पहले इसका फैसला सुना करके चले जाएं, एक अच्छी बात होगी। लेकिन यहां एक जो बात सामने आती है, क्योंकि हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि निर्मोही अखाड़ा और या सुन्नी वक्फ बोर्ड, इन दोनों को कोई पॉलिटिकल दखलन से कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। मुझे नहीं लगता है कि कहीं कहीं इनको कोई अपनी
जमीन जुटानी है राजनीति के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ राजनीतिक दल हर फैसले की घड़ी हो या उससे पहले की कड़ी हो, उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जरूर देते हैं। कानून क्या कहता है कि वास्तव में, क्योंकि बहुत ही नाजुक घड़ी कहूंगा मैं इस दौर को, इस पर थोड़ा संयम बरतना चाहिए। जी योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, संयम बरतना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि आप इस चीज में बड़ा एक प्रैक्टिकल बात यह है कि इसमें जब मैंने आपको शुरुआत में भी ये चीज की कि डॉक्यूमेंट ना भाई मस्जिद बनने के हैं ना राम मंदिर बनने के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, शुरुआत से मैं अपनी शुरुआत बात पे आता हूँ कि डॉक्यूमेंट जिस चीज की नहीं होती है, तो आज आप देखें कोर्ट में जो दो पक्षों का लड़ाई होती है, तो दो पक्षों में कहता है साहब मेरे पास कागज है, ये वो कहता है मेरे पास कागज है, तो उसमें फैसला जल्दी आ जाता है। ये चीज इतनी डिले क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी ये चीज कितनी लंबी चली है। आप देखिए, मतलब ये जो मैटर है अपना करीबन 70-75 साल से चल रहा है ये मैटर। उसके बाद जब ये कोर्ट में आया तो कम से कम 15 या 16 याचिकाएं इसमें लगी और जो है हर याचिका के अंदर अलग चीज आई। उसके बाद जब ये वहां का फैसला आया तो अब ये प्रधान पीठ अपनी जो है सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तो आज ये समय इसलिए भी लग रहा है इस चीज को कि उस चीज को आप कैसे तय कर पाएंगे कि जहां कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर नहीं है आपके पास। भाई वक्फ बोर्ड क्या कह रहा है और उधर दूसरी साइड क्या कह रही है, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन हाँ, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि संयम बरतिए। न्याय हमेशा होता है, जैसा कि अभी चंदेल साहब ने भी कहा कि फैसला और न्याय में बहुत फर्क होता है। एक्चुअली हर आदमी को इतना विश्वास है और उसको इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है इस मैटर पे सुनने के लिए कि जो भी न्याय आए उसको जल्दी सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई इसमें न्याय आएगा। उनको उम्मीद भी है, न्यायालय से उम्मीद रहती है। आज कोर्ट में मैटर जब आता है, जब दोनों पक्षों में रहता है कि साहब इसमें जो चीज आएगी वो हमें उस चीज को हमारे पक्ष में आएगी, नहीं आए, लेकिन न्याय से हुई है तो हम उसको एक्सेप्ट करें। तो पेशेंस बरत के राजनीतिक मुद्दा नहीं दें। इसको मैं फिर कहना चाह रहा हूं आपको, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक और एक इंसानियत का मुद्दा है कि जो जितनी जल्दी सॉल्व होगा, जितनी जल्दी इसका आदेश आएगा, सबको मान के उसको स्वागत करना चाहिए और उसको मानना चाहिए और संयम बरतना चाहिए। मैं सभी से ही कहना चाहूंगा। जी भंवर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे एक बात निकल करके आती है और अक्सर राजनीतिक दलों पे आरोप लगते हैं कि लाशों पे रोटी सेकते हैं, अवसर के मुद्दे जो होते हैं उस पे चाहे कुछ भी हो लेकिन हमें वोट की राजनीति प्यारी है। ये अक्सर राजनीतिक दलों पे आरोप लगते हैं क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा बड़ा ही सामाजिक और एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसे मोड़ पे आ गया है जिसे एक नाजुक घड़ी या मोड़ कहें। इसमें थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है राजनीतिक दलों से भी। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें हमारी पार्टी का देखो शुरू से ये रहा कि ये मामला न्यायालय के जरिए तय होना चाहिए या फिर जो विवादित जमीन है उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर देना चाहिए, उससे समाधान हो सकता है। बाकी जो जगह बची है वहां राम मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए जिससे कोई तरह का विवाद नहीं हो। आप देखेंगे फैजाबाद में ये बहुत बढ़िया बात रही है, देश के इतिहास में कभी दंगा नहीं हुआ है। वहां हिंदू मुस्लिम नहीं लड़े, उस जगह पर मुस्लिम भी रह रहे हैं, वहां पंडित भी रह रहे हैं, दोनों रह रहे हैं और दोनों काम कर रहे हैं अपना अपना और आपस में व्यवहारिक संबंध है उनके। वो गंगा जमनी जो तहजीब हमारे देश की है वो अगर आपको देखनी है तो फैजाबाद में चले जाइए, वहां पर आज भी देखने को आपको मिलेगी, कोई भी बात नहीं। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में ऐसा माहौल खराब किया गया इसको लेकर के, तो एक राजनीतिक दल के द्वारा जो देश में अशांति पैदा करने का काम किया गया ना, ये देश के लिए बहुत घातक है। ये भारत एक गंगा जमनी तहजीब से आजादी के पहले से लड़ा है अंग्रेजों से। आप देखिए जो पहला युद्ध हुआ लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर ने मिलकर लड़ा था, एक मुसलमान और साथ में एक हिंदू महिला। आप समझ सकते हैं उस बात को, दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली अलग जगह, बहुत मारे गए, लक्ष्मीबाई भी चाहे मारी गई, लेकिन आप समझ सकते थे कि भारत में हिंदू मुस्लिम किस एकता के साथ रहते थे। उन्होंने पहला युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ा है। तो ये वो तहजीब है हमारी। हम उसी आधार पर लगातार हमारी पार्टी ये कह रही है कि या तो दोनों पक्ष बैठ के इसको निपटा सकते थे, लेकिन वहां बड़ा दिल कोई नहीं कर रहा है। वो राजनीतिक रोटियां सेकने वाली जो आप बात कह रहे हो, वो रोटियां ही सेकने का काम इस नाम से किया। अगर आज भी किया जा रहा है, अभी भी व्हाट्सएप वगैरह पे ऐसे मैसेज डाले जा रहे हैं जैसा अभी आपने कहा मोदी जी निपटाने में लगे। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं सोमानी जी को बड़े आदर और सम्मान के साथ कि मोदी जी 2014 में जब चुनाव लड़े नहीं थे, उन्होंने कहा था मैं पार्लियामेंट को अपराध मुक्त करूंगा और विशेष कोर्टों को बनाऊंगा और जितने भी सांसद अपराधी हैं उनके खिलाफ मैं बहुत तेजी से कार्रवाई करूंगा। कहां गए वो मोदी जी? आज वो गायब हो गए वो मोदी जी। तो जो देश में बहुत तेजी से निर्णय लेने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 3 तलाक, ये भी राजनीतिक अभी प्रकट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, ये प्रकट हो गए मोदी जी आपके सामने भी। 3 तलाक को ये बहुत बड़ी
वो मान रहे, लेकिन वो समाज अभी जैसा आपने कहा ना, आपने एक कानून बना दिया, लेकिन लोग ने उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। अभी भी वो समाज जिसके प्रति आप कर रहे हैं उसमें रोजाना विवाद हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो न्याय करने वाली बात अलग है, आदेश देना, कानून बना देना एक अलग सब्जेक्ट है। बहुत बार आज भारत में कानून बने हुए महिलाओं के साथ बलात्कार पे उसको सजा होगी, लेकिन हो रहे हैं बलात्कार, तो लगातार हो रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा, अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। भंवर सिंह जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपराध होते रहेंगे। आज ये बताइए कि जैसे हेलमेट आप नहीं पहन के चलेंगे तो आपका जुर्माना होगा, बिल्कुल। तो कानून तो जरूरी है कि हेलमेट पहनना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं, जो तोड़ने वाले हैं वही तो। जैसा आपने कहा ना कि न्याय वैसा होना चाहिए जो लोगों को अच्छा लगे। आज आप हेलमेट पे 1.5 लाख का जुर्माना कर रहे हो, या गाड़ी को रोक के 1.5 लाख 50,000 का ऑटो वाले पे जुर्माना कर रहे हो, मान लो गलती। ये देश ऐसा देश है जहाँ गरीब लोग ये काम कर रहे हैं ना, उनके पास नहीं है, साधन भी नहीं है, बेचारे 10-5 हजार में पुराना साधन कोई खरीद लिया, अपना धंधा करने लग गया, गाड़ी ले ली पुरानी, लोडिंग में चला रहा है, नहीं है डॉक्यूमेंट, वास्तव में नहीं है अभी भी। उनको अवेयर करने की जरूरत है, और सरकार को चाहिए जुर्माना नहीं, ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करे कि वहीं पर पकड़ो, इंश्योरेंस नहीं इंश्योरेंस कर दो, लाइसेंस नहीं लाइसेंस बनेगा भैया तेरा, आज ही गाड़ी चलाएगा तू, लाइसेंस ले ले। लेकिन यहाँ तो कलेक्शन करने की बात है, उनमें चेतना पैदा करके उन लोगों को ठीक करने के लिए जागृति चाहिए ना। ये मेरा चलिए, आपने मोदी जी पे भी सवाल खड़ा किया, सोमानी जी इसका जवाब देंगे। सोमानी जी, मैं तो ये कहूंगा कि राजनीतिक तौर पर ये एक फैसले के नजदीक की घड़ी और बड़ी नाजुक घड़ी कहूंगा, थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है। योगेंद्र जी, जिस प्रकार की बात भंवर सिंह जी कहना चाह रहे हैं कि लोगों को अच्छा लगना चाहिए और फैसला होना चाहिए, न्याय के हिसाब से होता है। अच्छा लगना का मतलब कोई लोकतांत्रिक रूप से सरकार तो बनानी नहीं है। न्याय का जो एक अपना काम है, न्याय अपने तथ्य पे, फैक्ट्स पे और अपने निर्णय पे चलता है। किसी को अच्छे लगने नहीं लगने से न्याय नहीं प्रभावित होता है। सरकार नहीं बनानी होती, सरकार बनाने के लिए लोगों को अच्छा होता है, अच्छे फैसले देने पड़ते हैं। पर जहां न्याय देता है ना, न्याय फैक्ट्स पर तथ्य के आधार पर देता है। आप बात सुनिए, भंवर सिंह जी, भंवर सिंह जी आप अब आप बोलिए, मेरी बात पूरी सुनो। नहीं, आप जो कहना चाह रहे हैं, अब भंवर सिंह जी आप बात को स्पष्ट करना, थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, मेरी बात सुनिए। जिनको समुचित जनादेश इस देश ने दिया है और जो आदेश जो संविधान के रह के जा रहे हैं संसद में और वो पारित हो रहे हैं, उसके लिए मैं आपको एक बात करना चाहूंगा भंवर सिंह जी। जब शाह बोनो का जो मामला था 1975 में, जब वो मामले की लड़ाई लंबी चली आई तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी और 6 महीने में सभी स्टेट से रिपोर्ट मांगी गई। इसमें सरकार की तत्परता इस बात की होती है, जैसा धर्मवीर जी ने भी बताया कि राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। जहां न्यायपालिका का सर्वसम्मान की जहां बात आती है कि न्यायपालिका को सर्वोपरि माना गया, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जब भी चल पाती है जब न्यायपालिका की व्यवस्था मजबूत होती है। अब मैं एक बात योगेंद्र एक पूरी बात करना चाहूंगा, मैं उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। आपकी सरकार ने भंवर सिंह जी मेरी बात सुनो। अब प्रकरण जो भी विवादास्पद थे, जो भंवर सिंह जी मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, जो भावना है और जो तथ्य हैं, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से चले आ रहे, जो राम मंदिर का मामला है, अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार आर्टिकल 21 में सभी को, और कहेगा आर्टिकल 19 में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, भावना व्यक्त करने का। किसी को आप व्हाट्सएप पे राम मंदिर के मान लो उसके विचार तो प्रकट करेंगे, मुस्लिम पक्षकार भी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब निर्णय दिया तब भी आम जनता गंगा जमुनी संस्कृति पे कोई दिक्कत आई नहीं। आज भी जो स्थिति है, रही बात जिस व्यक्ति ने जिस पक्षकार के साथ लंबी लड़ाई लड़ी है कानूनी कि 69 ईयर्स की लड़ाई हो गई कि जो व्यक्ति पैदा हुआ था वो 70 साल की उसकी उम्र होने को आई, जिस आदमी ने इस बात को देखा था कि इसका निर्णय, इसका निस्तारण हो, तो अपनी भावनाएं विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से अगर वो प्रकट करता है और कहता है तो मैं समझता हूं वो किसी प्रकार का ये धार्मिक ये इस तरह का उन्माद फैलाने जैसी बात नहीं है। भंवर सिंह जी आप भी अपनी भावना व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति को अपनी नहीं मेरी बात सुनिए। आज जिस प्रकार से मुस्लिम पक्षकार ने अपने मजबूती से रखा, आम आदमी का विरोध नहीं, भावनाओं का विरोध, हर आदमी को अपना अपनी भंवर सिंह जी हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार। आप उसे रोक नहीं लगा सकते, किसी रोक नहीं जाएगी। पर हम ये कहना चाहेंगे कि अंततः वो फॉरवर्डेड मैसेज होते हैं ना कि वो अपनी व्यक्त करते। भाई इस बारे में भी अपन चैलेंज नहीं कर सकते। देखो ऐसा सुनिए, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो साथ में ज्ञान लेके नहीं आता, इसी भाषा से ज्ञान लेता है, इसी बांटता है। शिक्षा वितरण का केंद्र है, कोई खजाना नहीं कि अपने घर से निकाल दे कि नीचे से निकाल के आ गया अपने पास। मेरा एक भंवर सिंह स्पष्ट कहना चाहेंगे, राम मंदिर का जो निर्णय है, जो इतनी लंबी लड़ाई के बाद सीजीआई ने जो दृढ़ इच्छा से डेडलाइन दी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हमारा तो यही सभी करेंगे। एक बार बताइए, मैटर मध्यस्थता से नहीं निपट सकता। सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय है उसको
को स्वीकार करने के लिए कौन मना कर सकता है? ऐसे कौन सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेंगे, सही बात यह है, स्वागत है उसका, इसके लिए जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति है पैरोकार की है, पक्षकारों की है, और अपने तो इसका निर्णय जो आ रहा है उसके लिए सर्वसम्मति से प्रयास, और सीजेआई ने जो अपने निर्देश प्रदान किए हैं। लेकिन भाजपा के नेता, भाजपा हो चाहे आने से कांग्रेस हो, पार्टी गलत बातें कर रहे हैं, उसको तो पार्टी को रोकना चाहिए ना। देखो भंवर सिंह, मेरा ये कहना है आज कोई भी न्यायिक मामले हैं तो आदमी को आप किसी भी एप्लीकेशन, अरे आप सुनिए, आप सुनिए भंवर सिंह जी, किसी भी मामले में किसी भी एप्लीकेशन को पेश करने का, किसी भी अपनी बात को कहने का अधिकार है। वो भावनाएं भड़काने की बात नहीं है। आप भावनाएं भड़काने की, अब आप जब इस बात को कहना चाहोगे, नहीं मना कर रहा किसी को। आप एक बताइए, किस पार्टी को आप दोष देंगे? आप इस बात को दोष देंगे कि राजीव गांधी जी ने जो ताले खुलवा दिए तो फिर बाद में आप किसको दोष देना चाहेंगे? राजनीतिक पार्टियां जो अपना काम कर रही है और न्यायिक प्रक्रिया अपना काम कर रही है, तो उसका निर्णय जो होगा उसमें दोषी तो जो सरकार, आप इस बात से नहीं कि जनादेश आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, आप उसकी लोकप्रियता को हम ये कहें कि ये उन्माद नहीं है, ये लोगों की भावना है, उस भावना का संरक्षण किया जा रहा है और सरकार तत्पर है। भंवर सिंह जी, सरकार एक जिस प्रकार में अपने काम कर रही है उसके लिए आप किससे सहमत होना चाहेंगे? आप भंवर सिंह जी, आप खुद अपनी बात को कहना चाह रहे हैं कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, तो कानून तो अपना काम अपनी जगह करेगा, तो कानून को मना नहीं है ना। आप कानून को उसकी बात कर रहे हैं, भावना भी कहने का अधिकार है आदमी को। सुनिए, यहाँ ये विविधता में एकता भारतीय संस्कृति है, उसके मूल स्वरूप को आप खत्म नहीं कर सकते। सर्वोच्च है, सबसे बड़ा देश सर्वोच्च है। देश को अखंडता, सर्वोच्च है, देश की अखंडता और संप्रभुता को कोई खतरा पहुंच रहा हो तो वो बात है। जब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला है, में मरते हैं तो किसको खतरा पहुंचता है? आम आदमी मरता है, सिक्के कोई नेता नहीं मरता। दंगे तो आप इस राम मंदिर के निर्णय से आम गरीब आप क्या चाहेंगे? जलाए जाते हैं। नहीं, एक बात बताइए, तो इससे सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय है उस निर्णय से इस बात से ताल्लुकात करके कि आप क्या करना चाहेंगे? आप क्या भावनाओं से न्याय को प्रभावित करना चाहेंगे या न्याय से भावनाओं को प्रभावित करना चाहेंगे? ये चीज आप बताइए। राजनीतिक भावनाएं जो भड़का रहे हैं उसको रोकने की बात है। राजनीतिक भावनाएं कोई नहीं भड़का रहा, बात व्यक्त कर रहे हैं जो आदि वर्षों से इसकी संघर्ष कर रहे हैं, किसी के लिए, कोई किसी केस के लिए संघर्ष करते हैं तो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति तो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। चलिए, मैं एक बार जाना चाहूंगा, धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, ये नाजुक घड़ी कहूंगा मैं इस नाते कि बिल्कुल फैसले के नजदीक की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन यहां वास्तव में राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी एक और ये जाता है कि कोई ना कोई राजनीतिक हित साधने की कोशिश की जा रही है इस मुद्दे पर। उससे अब लगता है कि कुछ दिन संयम बरतना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मेरा स्पष्ट मानना है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं हो जाता तब तक लोगों को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की अवज्ञा कर रहा है। उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे पक्ष का हो या नापक्ष का हो, उसको इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उसकी जो भावनाएं हैं वो दिल में रखे, परिवार को बताएं। ऐसा नहीं है कि आप सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन करके लोगों के मध्य वैचारिक मंथन का दौर शुरू कर रहे हैं। एक दूसरी बात और मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है, क्योंकि हमें साहबानों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साहबानों का फैसला साहबानों के पक्ष में आया तो एक समुदाय ने कहा कि नहीं, इस फैसले को बदलिए, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने फैसले को बदला। अब सपोज कीजिए कि फैसला आता है कि वहां मस्जिद बनेगी, कल्पना कर सकते हैं अपन, एक पल के लिए कल्पना करते मस्जिद बनेगी, तो क्या जो देश की संसद है, जो रूलिंग पार्टी है, तो क्या उस फैसले को बदलेगी? यदि वो फैसले को बदलती है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो अहम सवाल जो पैदा होगा भारतीय राजनीति में कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देता है कि मस्जिद बनेगी, एक मिनट की कल्पना कर लेते हैं अपन, क्या फिर ऐसी स्थिति में जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारी रूलिंग पार्टी है, क्या उस फैसले को बदलेगी? यदि वो फैसले को बदलती है तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि न्यायपालिका की अवहेलना कर रहे हैं, न्यायपालिका को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां न्यायपालिका खंडित नहीं हो रही है, बल्कि आम आदमी का विश्वास न्यायपालिका से दरक रहा है, टूट रहा है। और ऐसे तो ये मुद्दा अंतहीन होगा। ऐसे में ये मुद्दा कहां तक चलेगा? यदि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया तो एक नई परिपाटी आरंभ हो जाएगी, जिसका श्री गणेश एक दौर में राजीव गांधी ने किया था। तो सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि फैसला जो भी आए, हालांकि सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि फैसला जो भी आएगा हमें स्वीकार होगा, लेकिन लोगों के मनों में एक ये भी डर बैठा हुआ है कि मान लीजिए फैसला गलत आया तो ऐसी स्थिति में सरकार का क्या कदम होगा, क्योंकि अतीत में अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं हमारे। तो ऐसे में सरकार की ओर से ये कहना चाहिए, हालांकि कहा जा रहा है कि जो भी फैसला होगा वो स्वीकार्य होगा, लेकिन जो छोटे लोग, जो बोने लोग, राजनीति में उनको बोना कहूंगा, जो राजनीति के बोने लोग बोनी टिप्पणियां करते हैं, तो उनको भी कम से कम पार्टी नेतृत्व को कहना चाहिए कि जब तक फैसला नहीं आ जाता हमें संयम का प्रदर्शन करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। और साथ ही एक बात और कहूंगा मैं कि आज
न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। लोग ये देख रहे हैं कि फैसला क्या व किस रूप में आता है, और इसमें न सिर्फ दुनिया देख रही है बल्कि जो बालक है, जो जवान हैं, जो महिलाएं हैं, जो बुढ़े हैं, वो भी अपनी निगाहों से इस पल को देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्योंकि नजीर बनेगा हिंदुस्तान में, क्योंकि इससे बड़ा फैसला कोई नहीं हो सकता जब दो समुदायों के बीच जिस कारक ने विवाद पैदा किया, उसका विवाद का निपटारा किस प्रकार होता है, वो ऐतिहासिक पल होगा भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में, भारतीय समाज व्यवस्था में, जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा। और मुझे लगता है जिस प्रकार अब तक का ये रहा है भारतीय राजनीति में, रंजन गोगोई साहब की संलिप्तता कहीं नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्ति है जिनका भारतीय संविधान में विश्वास है, भारतीय लोकतंत्र में विश्वास है, और उनके ऊपर जिम्मेदारी है। जो आज न्यायपालिका को लोग कहते हैं कि ये फैसले देती है, तो उनको ये पुनर्स्थापित करना होगा कि न्यायपालिका फैसले नहीं देती, न्यायपालिका न्याय करती है, न्यायपालिका जस्टिस करती है। और उसके इस फैसले से भारत के लोगों में कहीं ना कहीं मानता हूं मैं आत्मविश्वास का संचार होगा। जो लोग कहने लगे हैं कि इस देश में तो सब चलता है, सब दिखता है, सब कुछ हो जाता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कहीं ना कहीं मुहावरे पर रोक लगेगी। कहीं ना कहीं लोगों को रुककर सोचकर ये चिंतन करना होगा कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। ये तब साबित होगा जब न्यायपालिका का फैसला बिल्कुल नीर सीर विवेक आएगा। ऐसा मेरा मत है। बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। और खासकर रंजन गोगोई की जब ये टिप्पणी आई है, उसके बाद तो निश्चित रूप से अब नवंबर का इंतजार सभी को होने लगा है। हालांकि अभी उम्मीद जताई जा रही है और एक भरोसा माना जा रहा है कि यह फैसला आ सकता है, और ये जो भी आएगा फैसला, ये आम बात है। एक आम हिंदुस्तानी चाहता है कि फैसला जो भी आए, इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक लाभ हानि इसके तराजू में नहीं तोला जाना चाहिए, ना वोट की राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, बहुत ही नाजुक मुद्दा है, नाजुक दौर में है, नाजुक घड़ी में कहा जा सकता है, और एक सामाजिक परिदृश्य को भी परिलक्षित करेगा ये मुद्दा। और मुझे लगता है कि फैसले की घड़ी है, इंतजार है और जरूर आना चाहिए। बस यही है कि चाहे शाहनवाज हुसैन साहब हो या फिर दूसरे नेता हो, थोड़ा संयम बरतना चाहिए, क्योंकि अभी ये फैसले की घड़ी के नजदीक है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर कोई बयानबाजी करता भी है तो अनावश्यक बयानबाजी राजनीतिक दलों को चाहिए, उनकी पार्टी के जो सुप्रीमो उनको चाहिए कि एक व्हिप जारी करें कि कम से कम फैसले तक कोई किसी भी तरह का बयान जारी ना करे, ना कोई बयान दे, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, केवल आप बोल सकते हो। बोलने से फायदा मुझे नहीं लगता है कि इस फैसले के ऊपर कोई असर पड़ेगा या कहें, लेकिन इसका विपरीत असर जरूर पड़ सकता है। किसी की भावनाएं अगर आहत होती हैं, भगवान ना करे अगर कोई छोटा मोटा कहीं पे भी कोई तनाव होता है, तो वो आपके बयान की वजह से होगा। जो हिंदुस्तान एक दिशा में बढ़ रहा आगे, और जल्द इस पर फैसला आ सकता है। जी धर्मवीर जी, आप कुछ कह रहे हैं बीच में। मैं कह रहा था कि जब देश पर आपातकाल लगा, तो उस आपातकाल में बताया गया, वो आपातकाल लगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से। वहां जज थे जगमोहन सिन्हा। जगमोहन सिन्हा ने जो तथ्य थे, उस तथ्यों के आधार पर यह फैसला दिया। उस दौर में एकमात्र पार्टी थी कांग्रेस, और इंदिरा जी बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी। उनके खिलाफ फैसला देना, लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा फैसला भी आएगा। जगमोहन सिन्हा ने फैसला दिया कि जो इंदिरा जी ने जिस चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया है, उसमें कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, वो जस्टिफाई हो गया। और जस्टिफाई होने के बाद उन्होंने कहा कि उनका निर्वाचन रद्द है। जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा जी का जो निर्वाचन था उसको रद्द कर दिया और उनको अयोग्य घोषित कर दिया। हालांकि उसके बाद देश पर आपातकाल लगा, लेकिन हम बड़े श्रद्धा से जो विद्यार्थी, विधि के विद्यार्थी रहे हैं, जो राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, वो जगमोहन सिन्हा का एक बहुत ही उदाहरण से, सम्मान से नाम लेते हैं कि उन्होंने भारतीय राजनीति को एक व्यवस्थित चलाने के लिए जिस प्रकार लोगों का आत्मविश्वास जिस प्रकार उन्होंने बढ़ाया, लोकतंत्र को जिस प्रकार उन्होंने पुनर्जीवित किया, और जिस तरह ये साबित कर दिया उन्होंने कि जो न्यायपालिका का फैसला होता है वो किसी दबाव में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता, किसी के प्रलोभन में नहीं आता। और जिस प्रकार आज हम उनको श्रद्धा से याद करते हैं, क्योंकि उस फैसले से चाहे कांग्रेस का
अहित हुआ हो, लेकिन आज भी कांग्रेसमैन मानता है कि जगमोहन सिन्हा का फैसला बिल्कुल ठीक था। उसी प्रकार उस दौर में जनसंघ हुआ करता था, तो जनसंघ के लोग भी मानते हैं कि बड़ा क्रांतिकारी फैसला था। समाजवादी पार्टी के लोग थे, माकपा के लोग थे, ये सब लोग स्वीकार करते हैं कि जगमोहन सिन्हा ने फैसला दिया वो बहुत ही सराहनीय ऐतिहासिक फैसला था। ठीक इसी प्रकार रंजन गोगोई और उनकी जो संवैधानिक टीम है, उनको भी एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करना चाहिए जो देश में एक नजीर बने और आने वाले शताब्दियों तक लोग उनको याद रखें। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है और उम्मीद की जानी चाहिए कि नवंबर में इस पूरे मुद्दे का पटाक्षेप होकर के फैसला आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इश्यू है जिसमें विदाउट फैक्ट्स, केवल बस एक चर्चाओं पर आप जो आधारभूत स्थितियां बता रहे हैं, केवल उन्हीं पे ये फैसला आएगा और एक उम्मीद की जा रही है। लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत ही नाजुक दौर में ये मुद्दा है और हमें किसी भी तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी की प्रतिक्रिया नहीं दी जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।